एक सावर से एक बावरी से जो गुस्से में पत्ते सी कांपती सी जो मेरा जिक्र सुने भूल से भी इस दर्द में रुलाया प्यार ने इस कदर हमें जिए या मरे इस दर्द में What is good, you guys? Welcome to another episode of That Random Podcast Person. So, on today's episode, we have a special guest, मेरे बड़े भाई ऋतिक मिश्रा from समीकरण बैंड. ऋतिक भाई कैसे हो? बहुत अच्छे यार, तुमने याद किया तो और भी अच्छे हो गए. बस आपको याद नहीं करेंगे तो और किसको याद करेंगे? अरे बहुत शुक्रिया यहाँ बुलाने के लिए. First of all, thank you so much, Bia, for coming on the show. मतलब आप आ गए, हम खुश हो गए बहुत ज्यादा. एक एपिसोड बन गया हमारा. तो सबसे बिल्कुल. पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं यार कि इंजीनियरिंग आपने स्टार्ट करी, इंजीनियरिंग से समीकरण तक का सफर, मतलब एकदम से आइडिया कहाँ से आया आपको? एक्चुअली हुआ ये कि स्टार्ट ऐसे हुआ कि मैं बचपन में कभी गाया नहीं मैंने कभी भी, कि हाँ मेरे को लगता था कि मैं गा सकता हूँ या सिंगर बन सकता हूँ, मतलब थोड़ा बहुत कुछ जो भी मेरे अंदर टैलेंट है मुझे नहीं पता था. ये होता था कि 10th क्लास तक बच्चे गुनगुनाते थे तो मैं भी गुनगुनाने लग गया. फिर 12th क्लास तक भी मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, क्योंकि हम लोग आपको पता ही है इंजीनियरिंग वाले बंदे हैं, तो हमारा जो बेस होता है वो साइंस होता है. साइंस में ऐसा कहाँ वक्त मिलता है कि आप इतना ज्यादा खुश मतलब खास अपने टैलेंट को पहचान सको. तो 12th क्लास तक तो कोई इतना खास पता नहीं चला कि मैं गा भी सकता हूँ. लेकिन हाँ, 12th क्लास के बाद ड्रॉप ईयर जब आया, जब मैंने अपना एक साल ड्रॉप ईयर में गुजारा, प्रिपरेशन करने में गुजारा, तब क्या होता था कि उस टाइम स्कूल का प्रेशर नहीं था. बस ये था कि हाँ कोई कॉलेज मिल जाए अच्छा सा. तब शायद आपको पता हो, एक सिंगर है और अगर उनका नाम है अगम कुमार निगम, जो कि सोनू निगम जी के पिताजी हैं. और उनके एक बेवफाई नाम से सीरीज आई थी गानों की, शायद आपने सुना भी हो. शुक्रिया शुक्रिया दर्द तुमने दिया, वो किसी और से मिलने जा रहे हैं, ए दिल यहीं रुक जा. ये सब गाने हाँ तो मैं सुनता था उन गानों को, लेकिन एक दिन मुझे वो गाना सुना तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा. मैंने उसे सुना तो मैंने वो बेवफाई के सारे गाने सुन लिए, सारे अपने अंदर उतार लिए. सुबह जब जाता था, ट्रैवल करता था, आता था, जब पढ़ता था, कुछ भी करता था, मुझे वही गाने चाहिए, मुझे वो सुनना है, मुझे मुझे गाना है. मुझे अच्छा लग रहा था. और फिर मैंने क्या किया, मैंने स्टार्ट किया गाना, कि यार गुनगुनाना एक तरीके से. फिर गुनगुनाना करा तो सब लोग कहते थे अच्छा गुनगुनाता है, अच्छा गाने लग गया है. तो मैं बोलता था अरे बहुत सही है. फिर मैं ऐसे करके जब मेरे को थोड़ा सी हवा मिली कि हाँ मैं कुछ गा सकता हूँ, तो फिर मैंने थोड़ा सा अपना प्रदर्शन करना स्टार्ट कर दिया कि हाँ मैं गा भी सकता हूँ. कोई भी गाना आता था तो मैं प्रैक्टिस करके सुनाता था लोगों को. लोग कहते थे हाँ तू गा सकता है, तुझमें कमियां है लेकिन तू गा सकता है, तो तेरा पोटेंशियल है. मैंने सोचा कि यार सही है, क्या दिक्कत है. फिर तो ड्रॉप ईयर में तो यही चलता रहा, लोग तारीफ करते रहे कि गा सकता है कच्चा पक्का. फिर जब कॉलेज में आया तो मुझे प्लेटफॉर्म चाहिए था अपने आप को प्रूव करने के लिए, कुछ सीखने के लिए कि मैं गा सकता हूँ. कुछ चीजें मुझे बाय बर्थ मतलब लाइक मुझे मेरे गले में मिली है कि हाँ मैं अगर कभी प्रैक्टिस भी नहीं करूंगा ना तो थोड़ा बहुत जैसे होता है ना, नॉन सिंगर कभी नहीं लगूंगा हमेशा से. तो मैंने सोचा यार करते हैं ना, क्या फर्क पड़ता है. तो मैंने कॉलेज में आया और बस इंजीनियरिंग के साथ साथ मैंने अपना बैंड बनाने का स्टार्ट किया कि कुछ करते हैं म्यूजिक में. तो दोज हु डू नॉट नो कि समीकरण बैंड है क्या, एक्चुअली समीकरण बैंड हमारे कॉलेज दिल्ली टेक्निकल कैंपस कॉलेज का इकलौता बैंड है विच कंसिस्ट ऑफ
obviously Ritik bhai as lead singer, हम्म, Vivek bhai, Kunal bhai विवेक। and Nishant bhai. So भाई मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि यार चलो आपको एक प्लेटफॉर्म चाहिए था, फर्स्ट ईयर चला गया, सेकंड ईयर चला गया, आपने अपने फोर्थ ईयर में बैंड साथ में करने का क्यों सोचा? इससे पहले क्या प्रॉब्लम्स आई? प्रॉब्लम्स कुणाल ये आई कि देखो, जब हम बिना इंस्ट्रूमेंट के गाते हैं तो हम अलग सिंगर होते हैं, और जब हम इंस्ट्रूमेंट के साथ गाना स्टार्ट करते हैं तब हम अलग सिंगर होते हैं। तब जब आप रॉ होते हो ना, जैसे कि आपको पता है कि हाँ मैं गा सकता हूँ, लेकिन उस टाइम मैं इतना सोचता नहीं था कि मुझे ऐसे गाना है, जब ये पार्ट आएगा तो मुझे इतना ऊंचा जाना है या ऐसे गाना है। टेक्निकलिटी बिल्कुल नहीं थी मेरे अंदर कि मुझे कब कैसे परफॉर्म करना है, बस ये था कि मैं गाए जा रहा हूँ। फिर मेरे को अब सीखना था कि मेरे को इंस्ट्रूमेंट पे कैसे गाना है, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर में मैंने परफॉर्म भी किया दूल्हे का सहरा गाना, जो कि थोड़ा कंट्रोवर्शियल रहा हमारे कॉलेज में, लेकिन उसी से थोड़ी बहुत पहचान मिली, और उसमें मुझे इंस्ट्रूमेंट्स पे गाने का सबसे पहली बार मौका मिला। तब आज जब मैं उस परफॉर्मेंस को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं कितना खराब सिंगर था, और उससे पहले तो मैं और भी खराब सिंगर था। तो मतलब कि इम्प्रूवमेंट आता गया कि मैं गिटार पे बीट्स पकड़ना, जैसे कि होता है ना, बहुत चीजें होती हैं। तो वही चीज है कि धीरे धीरे करके मैं गिटार पे भी गाने लगा। फिर मुझे लगा, मतलब फिर जज्बा बढ़ा कि हाँ मेरे को लगता है कि यार अब हमें एक बैंड बनाना चाहिए। तो उससे पहले क्या था कि पहले अगर आप बैंड बना रहे हैं तो उससे पहले आपके अंदर इतना तो होना चाहिए ना कि आप इंस्ट्रूमेंट से गा पाओ। कि ठस्से में कब तक गाएंगे आप, कि बस मेरे को गाना आता है, वो गिटार पे कुछ और बजा रहा है, मैं कुछ और गा रहा हूँ, वो कुछ और बजा रहा है, वो बीट दे रहा है, मैं कुछ और ही गा रहा हूँ। तो टाइम लगा कि अगर आप कहीं जाकर बोल रहे हो, अगर मैं किसी पे खड़ा होकर बोल रहा हूँ कि यार मैं आई एम सिंगर, आई एम वोकलिस्ट, तो लोग क्या बोलेंगे, ठीक है बस। और मेरे को गाना नहीं आता है इंस्ट्रूमेंट्स पे, तो मैं काय बात का सिंगर। तो मेरे जो स्टार्टिंग के जो ईयर्स गए हैं वो सीखने में गए हैं कि मेरे को कैसे गाना है, कैसे इंस्ट्रूमेंट्स पे गाना है, समझ कि कैसे कब कैसे गाऊं क्या ना गाऊं, ये सब। और मेरे पास वो बंदे नहीं थे जिनके साथ मैं अपनी प्रैक्टिस जारी रख पाऊं। और क्योंकि विवेक भी पहले कुछ नहीं था, वो सिर्फ थोड़ा बहुत गाता था, लेकिन जब छुट्टियां बढ़ती थी हमारे इंजीनियरिंग के पेपर के बाद, तो जब घर गए तो उसने गिटार सीख लिया थोड़ा सा। कुणाल जब कॉलेज आया था तो फर्स्ट ईयर से ही उसको नहीं आता था कुछ भी, तो उसने अपना गिटार में वक्त दिया, तो वो आज कितना अच्छा गिटारिस्ट बन गया। मुझको भी थोड़ा बहुत आता था, मैं भी आजकल थोड़ा बहुत गा लेता हूँ। ऐसे ही निशांत, और एक और नाम ऐड करना चाहूंगा, हमारे बैंड में नितिन भी है, अगर याद हो तुझे तो। हाँ हाँ नितिन, हाँ हाँ। वो थोड़ा वो थोड़ा सा क्या होता है कि उसका अपना पर्सनल थोड़ा काम चलता है, वो थोड़ा सा अलग ही लेजेंडरी बंदा है, तो उसके बाद बहुत काम होते हैं। लेकिन वो है बैंड में, थोड़ा सा एक्टिव नहीं रहता ज्यादा, लेकिन कभी कभी वो एक्टिव हो जाता है। तो यही था कि मुझे अगर कोई टीम बनानी है तो मेरी टीम में वो बंदे होने चाहिए ना कि जो मेरे साथ अच्छे से कोलैब कर पाए। यार ये नहीं कि यार मेरे लिए बजा दे, यार तू मेरे लिए बजा दे यार, या वो मेरे लिए बजा दे, वो नहीं। एक बंदा हमेशा रेडी रहना चाहिए कि हाँ मैं ऋतिक के लिए बजाऊंगा, वो मेरे लिए गाएगा। इस तरीके से मतलब हम लोग जब लगा कि हाँ हम लोग की स्टैंडिंग अंडरस्टैंडिंग भी सही है, सेम है बिल्कुल, तो फिर हमने सोचा कि अब धीरे धीरे करके हम लोगों को जुड़ना चाहिए। और एट फोर्थ ईयर में आते आते हम थोड़ा लेट हो गए, क्योंकि जब सीखते हैं तो कुणाल ये होता है कि आप एक रात में आप कुछ नहीं सीख सकते, कभी भी नहीं सीख सकते। आप जब तक ठोकरे नहीं खाएंगे, जब तक धक्के नहीं खाएंगे, आप नहीं समझने वाले कि ये चीज कैसे हुई। तो वैसे ही धक्के खाते खाते एक्सपीरियंस लेते लेते 2-3 साल लग गए, और फोर्थ ईयर में जाके फाइनली हमने अपना बैंड प्रोफेशनल तरीके से बना के आप लोगों के सामने पेश कर दिया। बिल्कुल भैया, इस बात से मैं बिल्कुल अग्री करूंगा कि जब तक आप खुद अपने ऊपर नहीं बीतेगी आपके, आप नहीं सीखोगे और उस चीज की जो वैल्यू है वो आपको कभी पता नहीं चलेगी। जो आपने बात कभी भी की नहीं। बिल्कुल सही, 100% मैं अग्री करता हूँ कि यार जब आपको कुछ पता ही नहीं है तो आप कैसे किसी चीज को स्टार्ट कर सकते हो। सो मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि बैंड को इकट्ठा करने का आइडिया क्या आपका था, नितिन भाई का था, विवेक भाई का था, या किसका था वो? बात यह है कि बैंड जो है उसमें
आइडिया तो सबका ही था कि कैसे करना है कैसे नहीं करना, ठीक है। बैंड तो देखो ऐसा नहीं होता कि हमने एक दिन बोला मैं 25 तारीख को बैंड बना रहा हूं तो उस दिन बैंड बन गया। बैंड बन जाता है, जैसे आप और मैं हैं, हम गा रहे हैं बजा रहे हैं, तीसरा बंदा भी आ गया और हम बहुत दिनों से बजा रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, तो वो हमारा जब ग्रुप परफॉर्म करने लग जाता है कहीं पर, तो हम उसको फिर अपना बैंड ही बना लेते हैं। ऐसा कभी ऐसा मुझको पता ही नहीं चला कि हमने कब बैंड बना लिया, क्योंकि पहले विवेक, कभी निशांत के साथ, कभी कुणाल के साथ, और जब हम लोग एक साथ परफॉर्म करने लग गए तो फिर हम लोग को लगा यार अब बैंड बनाते हैं, ठीक है। तो सब लोग साथ थे और सबने सोचा कि अब ना इधर ना उधर दो रास्तों पे चलेंगे, एक रास्ते पे चलेंगे, हम साथ में मेहनत करेंगे, हम साथ में बैंड बनाते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस बैंड को बनाया है। बहुत बहुत बढ़िया भैया। अगला क्वेश्चन भैया मेरा ये है कि इस बात से हो सकता है आप शायद अग्री ना करो, लेकिन कई बार ये होता है कि जब आप अपने सेम बैचमेट्स के साथ कुछ काम कर रहे होते हो, ऑब्वियसली डिफरेंसेस आते हैं, कोई भी चीजों में बिल्कुल। डिफरेंसेस आते हैं, एंड व्हेन इट कम्स टू म्यूजिक और आर्ट वो डिफरेंसेस बहुत बड़े भी हो सकते हैं। तो बट वर दोज डिफरेंसेस, क्या कभी ऐसे आपके बीच में डिफरेंसेस आए हैं एंड आपने उन चीजों को ओवरकम कैसे करा? थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन कुणाल, और बहुत सही क्वेश्चन पूछा तुमने, और ये लाजमी भी है और ये होगा, ये क्योंकि ये नेचर है लोगों का कि आप अगर साथ में खा रहे हैं, सो रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप साथ में लड़ेंगे भी। लेकिन जब, ये तो दोस्ती की बातें हो गई, ये तो, लेकिन जब म्यूजिक में अपने आइडियाज रखने की बात आती है तो मेरे को लगता है कि अगर हम लोग चारों साथ हैं, मेरे को कभी भी ये नहीं लगता कि मैं मेन हूँ या निशांत मेन है या वो मेन है, हम ग्रुप में हैं। मैं अकेला तो उस बैंड को नहीं चला रहा हूँ। अगर मैं अकेला गाऊंगा तो कोई नहीं सुनेगा, जब तक मेरे म्यूजिशियंस, मेरे गिटारिस्ट मेरे साथ अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे मुझे कोई नहीं सुनेगा, क्योंकि ऐसे तो कोई भी बड़बड़ा सकता है, कोई भी बोल के गा सकता है ना। तो जब आइडिया रखने की बात आती है तो चारों के आइडिया का रिस्पेक्ट करना चाहिए। लाइक अगर मैं सिंगर हूं, मेरे को कोई गाना गाना है, तो अगर मेरे को लगता है कि ये मेरे हिसाब से अच्छा है, मैं गा सकता हूँ, मेरे लिए बहुत परफेक्ट है, ठीक है, तो और मेरे गिटारिस्ट कहते हैं हाँ ठीक है, मतलब अच्छा है, मेरे को, उनको भी अच्छा लगता है तो हम करते हैं। लेकिन अगर लगता है जैसे कि यार ये गाना करते हैं या ना करते हैं, अब उसमें से अगर चार लोगों में से दो बंदे हाँ कर रहे हैं, दो ना कर रहे हैं, तो हम प्रैक्टिस करके देखते हैं, लगता है कि हो पा रहा है नहीं हो पा रहा। लेकिन जब क्योंकि अगर आप कुछ भी परफॉर्म कर रहे हो, अगर वो अच्छा नहीं परफॉर्म हो रहा है तो फिर फायदा ही क्या उस चीज का। हाँ, अगर आप कहीं रैंडमली परफॉर्म कर रहे हो सकता है उसमें मिस्टेक्स हो सकती है, या फिर उसमें ऐसा हो सकता है कि हाँ जमी नहीं, बात नहीं जमी। लेकिन अगर आप किसी चीज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके पास टाइम है, और अगर आपको लगता है कि आपके औकात के पास, औकात में नहीं है, औकात से बाहर है, तो मेरे को नहीं लगता कभी औकात से बाहर चीजें करनी चाहिए। हाँ, धीरे धीरे करके वहां तक पहुंचना जरूर चाहिए, लेकिन ओवरनाइट उस चीजों को अचीव नहीं करना चाहिए हम लोगों को। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि अगर आप अपने आप को आर्टिस्ट कहलाना चाहते हैं, सिंगर तो मैं सिंगर हूँ, ठीक है, तू भी बहुत अच्छा, तू तो बहुत चीजें करता है यार, जैसे कि तू डांस भी कितना अच्छा करता है, तू एक तूने पॉडकास्ट भी स्टार्ट कर दिया है, उसके बाद तू इतना अच्छा, इतना अच्छा ड्रामा सोसाइटी में भी इतना अच्छा परफॉर्म करता था। मेरे को याद है, मैंने तेरे को कितना बोला था कि तूने उस दिन मेरा दिल जीत लिया, तूने वो वाला शो किया था वहां पर अवेकिरण में। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप, टैलेंट कितने भी आपके अंदर, आप आर्टिस्ट तभी कहलाएंगे जब तक आपके अंदर वो हीन भावना चली जाएगी, तभी आप आर्टिस्ट कहलाएंगे। अगर मेरा सामने वाला दोस्त मुझसे गुस्सा कर रहा है, यार तूने ऐसा क्यों किया, यार तुझको तो ये गाना था, तो मेरी क्या थिंकिंग है, मुझे उस टाइम चुप रहना चाहिए, कोई बात नहीं, वो मेरा फ्रेंड है, कोई बात नहीं, हो सकता है मेरी गलती हो, हम बाद में इसको डिस्कस कर लेंगे। लेकिन अगर सामने वाला भी गुस्सा करे और तुम भी गुस्सा करोगे तो लड़ाई होगी। और रही बात लड़ाई की, तो हमारे बैंड में आज तक कभी कोई लड़ाई नहीं हुई है। कभी कुणाल को गुस्सा आता है तो तीनों चुप हो जाते हैं, कभी मेरे को आता है तो तीनों चुप हो जाते हैं, कभी निशांत, कभी विवेक, सबको आता है गुस्सा। लेकिन बस आपको उस टाइम अगर आप भी अपना दिमाग खराब करेंगे तो फिर सब कुछ खराब हो जाएगा। तो इसलिए काम रहना चाहिए, और म्यूजिक से हमें यही मिलता है कि आप बस धैर्य बनाए रखें, और म्यूजिक का काम ही क्या, यही है, बिल्कुल पॉजिटिविटी लाना। 100% अग्रीड। और भगवान करे कि यार आप लोगों के बीच में ऐसे कभी डिफरेंसेस ना आए, एंड ब्यूटीफुली आपने एक्सप्लेन करा। तो अगला क्वेश्चन मेरा ये है कि यार ऑब्वियसली जब इंजीनियरिंग हम कर रहे होते हैं
तो घर वालों की हमसे कुछ उम्मीदें होती है कि यार लड़का चौथे साल के बाद या तो कुछ जॉब करेगा या तो कुछ हायर स्टडीज के लिए जाएगा। तो जब आप लोगों ने ये बैंड बनाया, क्या आपने अपने घर में ये बात बताई कि मम्मी पापा हम लोगों ने ऐसे बैंड बनाया है, या फिर आपने उस चीज को छुपा के रखा? कुणाल, सीन क्या है कि ऐसी चीजें कभी छुपती तो है नहीं वैसे भी, कि मैं गाना गाता हूँ तो मेरे माँ बाप को पता नहीं होगा। ट्रॉफीज भी जीत जाता हूँ कभी कभी, तो वो भी घर पे आती है तो पता चल जाता है कि हाँ ये गाना गाता है। और मेरे घर वाले मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, और सबके घर वाले सपोर्ट करते हैं। ऐसा मेरे को नहीं लगता कोई मना कर देता होगा, जब तक आप रिजल्ट ना दो। लाइक अगर मैं गा रहा हूँ, ऐसे कर रहा हूँ, घर वालों के पैसे बर्बाद कर रहा हूँ, ये और वो और ये, तो फिर फायदा नहीं है। घर वाले भी सपोर्ट आपको नहीं करने वाले हैं जब तक आप रिजल्ट नहीं देंगे, उनको दिखाएंगे नहीं कि मैं इंप्रूव कर रहा हूँ। तूने पूछा कि इंजीनियरिंग करी है मैंने, तो घर वालों के सपने भी होंगे कि मैं क्या करूंगा फोर्थ ईयर के बाद। तो बिल्कुल सही बात है कि इंजीनियरिंग करी है मैंने। अभी मैं इतना अच्छा, ना ही मैं वोकलिस्ट बन गया और ना ही मेरा बैंड अभी इतना ऊपर चला गया है कि हम लोग उससे कमाई कर रहे हो, कि हम घर वालों को ये प्रूव कर सकें या विश्वास दिला सके कि हम इतने काबिल हो गए कि अब हमें जॉब की जरूरत नहीं है, हमारा बैंड बहुत फेमस हो गया है। नहीं, ये तो चीज है, आप कभी भी किसी चीज के ऊपर डिपेंड नहीं हो सकते। लाइक मैं पूरे दिन तो गाना नहीं गा सकता, मेरा 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 जो गला है वो 1 घंटे ही चलेगा, 2 घंटे चलेगा, जितनी प्रैक्टिस करूंगा उतना चलेगा। लेकिन क्या मैं 24 घंटे क्या करूं? फिर मैं सिर्फ म्यूजिक के साथ तो नहीं रह सकता जब तक मैं इतना प्रोफेशनल नहीं हो जाता कि मेरे पास उसी से इतना पैसा आने लगे कि मुझे वो काम ना करना पड़े। टाइम नहीं होता कुणाल, टाइम आपको निकालना पड़ता है। जल्दी उठूंगा, प्रैक्टिस करूंगा, रियाज करूंगा, जॉब पर जाऊंगा, जॉब से आऊंगा, फिर प्रैक्टिस करूंगा, रात में गाऊंगा, सो जाऊंगा। बहुत सारी चीजें हैं, मैं उन सबको छोड़ दूंगा, मैं उन सबको छोड़ दूंगा। मैं वो काम भी करूंगा जो मेरे घर वालों ने मुझसे सोचा है, मुझे वो करना पड़ेगा क्योंकि वो मेरी ड्यूटी है, ठीक है। और ये मैं करूंगा क्योंकि मेरा पैशन है। और अगर आप पैशन के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं तो फिर मेरे ख्याल से वो आपका पैशन नहीं, वो बस एक अटैचमेंट था जो कि टाइम के साथ खत्म हो गया। ब्यूटीफुल भैया। एक्चुअली आपने इस आंसर के अंदर मेरे एक और क्वेश्चन का जवाब दे दिया कि मेरा वो क्वेश्चन था कि क्या समीकरण को आप फुल टाइम चलाते हैं या फिर बायलेटरली चलाते हैं, जो आई गेस आपने आंसर दे दिया है कि इट इज योर ड्यूटी कि आप अपने साथ साथ अपने घर वालों का भी ध्यान रखें, और जैसा आपने कहा सुबह जल्दी उठ के रियाज करके फिर उसके बाद अपने अपने रिस्पेक्टिव जॉब्स की तरफ जाना। सो जैसे आपने कहा कि आपके घर वाले बड़े सपोर्टिव है, निशांत भाई, कुणाल भाई, एंड सबके घर वाले बड़े सपोर्ट करते हैं, बट कहीं ना कहीं आप भी इस चीज से वाकिफ हो गए कि यार इंडियन सोसाइटी के अंदर मेजोरिटी घर अभी भी ऐसे हैं जो आर्टिस्ट को वो फ्रीडम और जो उनको टाइम चाहिए होता है अपने आप को प्रूव करने के लिए, वो नहीं मिल पाता। तो आपका उस चीज के ऊपर क्या कमेंट है कि यार हमारे लिए एज एन आर्टिस्ट कितना इम्पोर्टेंट है ये सपोर्ट, और अगर 10% भी सपोर्ट मिल जाता है तो हम कहां से कहां जा सकते बहुत अच्छा क्वेश्चन मुझे तो कुणाल। मैं इसका बस ये कह सकता हूँ कि देखो, मैंने फिर वही बात बोली थी कि अगर आपको लगता है आपके आपके मम्मी पापा आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो मेरे पास कोई भी इंसान ऐसा नहीं मेरे को लगता जिसके पास थोड़ा टाइम नहीं होगा अपने पैशन को चुपके से, कुछ लोग चुपके से फॉलो करते हैं, जिसके घर वाले उसको सपोर्ट नहीं करते हैं, जहां सोसाइटी बातें बनाती है, वहां पर बंदा छुप कर अपने टैलेंट के ऊपर अपने काम करता है, ठीक है। और जिसके घर वाले सपोर्ट करते हैं वो तो करते ही अपने यहाँ पर काम। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर घर वाले, जो भी सोसाइटी, अगर कोई भी बंदा मुझे सुन रहा है आज, तो मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि आप उस बंदे, देखो हर किसी को पता चल जाता है कि क्या गा रहा है। अगर मैं गाना गाऊंगा तो 10 में से 9 समझ जाएंगे कि ठीक गाता है, एक को लगेगा बेशक खराब गा रहा है, लेकिन समझ जाएंगे ना मेजोरिटी में लोग कि हाँ मतलब इसमें टैलेंट है, अगर इसके ऊपर काम करवाया जाए या इस पे काम किया जाए, ठीक है, टाइम के हिसाब से, तो हो सकता है अच्छा बने। अगर कोई बंदा आपको आपका काम, जैसे कि मेरे घर वाले हैं, वो सोच रहे हैं कि मैं जॉब करूंगा, अगर मैं जॉब कर रहा हूँ, ठीक है, मैं पैसा कमा रहा हूँ और साथ में मैं अपना पैशन भी फॉलो कर रहा हूँ और उसको भी इंप्रूव कर रहा हूँ, तो मेरे घर वालों को क्या प्रॉब्लम होगी? तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ जो अगर सपोर्ट नहीं करते हैं तो आप प्लीज सपोर्ट करिए। क्या पता वो बंदा, वो 15,000 की नौकरी, वो 25,000 की नौकरी, 30,000 की नौकरी करता रह जाए जिंदगी भर, और हो सकता है अगर आप उसको सपोर्ट कर देते थोड़ा सा, क्या पता वो लाखों लोगों के दिल में होता। फिर क्या पता वो लोग उसको जानते, उसकी वो जिंदगी ना रहती कि सुबह से ऑफिस गया और वापस आके सो गया। तो बस अगर आप उसको सपोर्ट करेंगे तो हो सकता है वो कहां से कहां पहुंच जाए।
तो आपको सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि बंदे की जिंदगी वही नहीं है, पैदा हुए, पढ़ाई की, सिंपल जॉब करी और मर गए। वो करना तो फिर कुछ फायदा नहीं है। 100। और जो लोग ये कहते हैं कि मेरे घर वाले मुझे सपोर्ट नहीं करते हैं, तो गाइस मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप चुपके से भी, कैसे भी, कहीं भी कुछ तो वक्त मिलता होगा कि आप अपने पैशन के ऊपर काम कर सकें, तो कीजिए। क्योंकि और रिजल्ट दीजिए, क्योंकि अगर आप घर वालों को रिजल्ट नहीं देंगे ना कभी कि मैं ये किया है, मेरे को इतने पैसे मिले। अभी भी हम परफॉर्म करने जाते हैं, बहुत जगह हमको बहुत कम पैसे मिलते हैं, कहीं हमको बहुत अच्छे पैसे भी मिलते हैं, लेकिन घर वालों को ये तो पता है कि हाँ मतलब इन्हें पोटेंशियल है, ये इससे भी थोड़ा थोड़ा अपना स्टार्ट कर चुके हैं, कि हो सकता है ये इनका लाइफस्टाइल बन जाए बाद में जाके। लेकिन तब तक मैं, उस टाइम तक तो घर वाले मुझे नहीं छोड़ेंगे ना। वो ये तो नहीं सोचते रहेंगे ना कि उस वक्त का इंतजार करते हैं जब ये बड़ा आदमी बन जाएगा, या फिर ये हिट हो जाएगा, या फिर ये बड़ा आदमी बन जाएगा। तो तब तक तो हमें धीरे धीरे करके चलना चाहिए ना सात चीजों को लेकर। तो जो लोग सपोर्ट नहीं करते हो, प्लीज सपोर्ट कीजिए। हो सकता है वो बंदा कहीं से कहीं और पहुंच जाए। और जो बस यही बातें कहता रहता है कि मेरे घर वाले सपोर्ट नहीं करे, तो आप कहीं भी जाए, छुप कर कैसे भी करके अपने टैलेंट को टाइम दें, क्योंकि वो ही आपको ऊपर लेकर जाएगा। बिल्कुल भैया। भैया जैसे अभी आपने बात करी पोटेंशियल और रिजल्ट को लेके, अब आपने भी कहीं ना कहीं, आप समीकरण बैंड ने भी कहीं ना कहीं वो चीजें स्टार्ट कर दी है। जैसे हम लोगों को पता है यू हैव परफॉर्म हर जगह, आपने कहीं कहीं जगह परफॉर्म करा हुआ है। सो फॉर आवर व्यूअर कैन यू टेल कि आपने कहाँ कहाँ परफॉर्म करा है? हम लोगों ने जैसे कि 4th ईयर में हमारा वेकेशन हुआ था, तो समीकरण ने सबसे पहले वहां पर परफॉर्म किया एक साथ। उसके बाद निशांत पास आउट हो गया, तो हमारे पास इतना टाइम नहीं मिला। उसके साथ हम उस टाइम 3rd ईयर में थे। 3rd ईयर के लास्ट हम लोगों ने फर्स्ट टाइम परफॉर्म किया था अपने कॉलेज में, डीटीसी में। जिन लोगों ने देखा होगा उनको तो पता ही होगा। उसके बाद निशांत चला गया, फिर मैं, कुणाल और विवेक रहे, जिन्होंने ग्रेटर नोएडा के बहुत सारे कैफेज में परफॉर्म किया है। अब मुझे बहुत सारे उनके नाम याद तो नहीं है, लेकिन हाँ मतलब ग्रेटर नोएडा में जो भी आपने प्लाजा सुने हैं, अल्फा बीटा गामा, और भी बहुत सारी जगहें हैं जहां पर हम लोगों ने कैफेज में परफॉर्म किया है। फिर रिसेंटली हम लोगों ने लखनऊ गए थे, हम लोग वहां पर लखनऊ में हमने परफॉर्म किया था। दिल्ली में भी हमने बहुत जगह परफॉर्म किया है, मेन दिल्ली में। तो अभी हमारा थोड़ा चार्ट थोड़ा स्लो है, मतलब थोड़ा सा हमारा ग्राफ थोड़ा नीचे है, लेकिन आप लोगों का सपोर्ट और प्यार रहेगा तो हम लोग और भी जगह परफॉर्म करेंगे, और आप लोगों को जरूर इनवाइट करेंगे वहां पर। बिल्कुल भैया, बिल्कुल। हमारी विशेष आपके साथ हमेशा है। मे गॉड ब्लेस यू, Thank you. और आपको सारी वो चीजें मिले। अभी भले ही ग्राफ स्लो है, बट आई नो द पीपल, द काइंड ऑफ पीपल यू आर, आपकी एकदम से एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगी। सो यू नो, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि यार आपको दो साल ऑलमोस्ट होने वाले हैं इस चीज को परस्यू करते हुए। आपने इतनी जगह परफॉर्म करा है, दिल्ली के अंदर परफॉर्म करा है, आपने पूरा ग्रेटर नोएडा कवर कर लिया, इवन लखनऊ भी गए हो। सो आपकी ऐसी कौन सी 3 लाइफ लेसन होंगी कि जो आप आने वाले उन लोगों को देना चाहोगे जो कहीं ना कहीं जब आप 3rd ईयर में थे उस पोजीशन पे खड़े हैं कि यार मेरे पास ये 3 लाइफ एडवाइसेस है, मैं तेरे को ये दे रहा हूँ, अगर तू ये चीज करता है तो तेरे लिए ये चीजें थोड़ी सी आसान हो जाएंगी। करना तेरे को खुद पड़ेगा लेकिन आसान हो जाएंगी। तो वो 3 चीजें क्या होंगी? फिलहाल जो मैं 3 एडवाइस दे सकता हूँ लोगों को, जो भी मेरे जो भी व्यूअर्स हम लोग को सुन रहे हैं, उसमें से बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि सबसे पहली बात तो आप स्टार्ट कीजिए और ठोकर खाइए। ठोकर खाइए सबसे पहली बात। अगर आपने ठोकर नहीं खाई ना तो आप सीख ही नहीं सकते कभी भी। कोई भी बंदा ऐसा है ही नहीं इस वर्ल्ड में जिसने ठोकर ना खाई हो। मैंने इतनी ठोकर खाई है, मैंने इतनी बेइज्जती करवाई है, और फिर वही मेरा फर्स्ट लेसन है कि ठोकर खाओ। दूसरी बात, प्रैक्टिस करो। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं, हो सकता है गॉड गिफ्टेड हो आप, आपके पास थोड़ा बहुत टैलेंट हो जो जिसके बल पर आप लोगों में थोड़े से फेमस हो जाओ, लाइमलाइट बटोर लो थोड़ी सी, बट आप उसको फिर बहुत बड़ा नहीं कर सकते। जो आपकी सोच है उसको बहुत बड़ा नहीं कर सकते। तो सेकंड चीज मैं यही कहूंगा कि आप प्रैक्टिस कीजिए। मैं अभी जो मैं आपको एडवाइस दे रहा हूँ वो टैलेंट की उस तरीके से दे रहा हूँ कि हाँ, मैं बड़ी बड़ी बातें नहीं कहूंगा। जो मेरे आर्टिस्ट लोग हैं जो सुन रहे हैं, बस वो इस छोटे से आर्टिस्ट की यही बात समझ लीजिए कि ठोकर खाइए, प्रैक्टिस कीजिए, और जो आपने ठाना है ना, जो आपका गोल है
रुकना मत, क्योंकि मैं भी कितनी बार गाता हूँ, मेरी आवाज फट जाती है, मुझे उस टाइम बहुत दुख होता है यार कि मैं तो किया था, फिर मेरे साथ कैसे हुआ, मतलब कैसे मेरी आवाज फट गई, कहाँ क्यों मैंने यहाँ पर ये गाना इतना गंदा गाया, मैं प्रैक्टिस भी करके आया था। उससे हताश मत होइए, आप अपने गोल पे स्थिर रहिए। तो ठोकर खाइए, प्रैक्टिस कीजिए और अपने गोल की तरफ बढ़ते जाइए। यही 3 चीजें जो मैंने सीखी है और वही मैं आप लोगों को दे सकता हूँ, बता सकता हूँ। बिल्कुल, ब्यूटीफुल यार, ब्यूटीफुल। तो अभी जैसे आपने देखा कि यार अनफॉर्चुनेटली दुनिया के अंदर कोविड-19 की महामारी आ गई है। अ, भगवान करे कि ये चीज जल्दी खत्म हो जाए, बट एज एन आर्टिस्ट आपने इस चीज से या तो आपके ऊपर कोई इल इफेक्ट पड़ जाता है कि यार मेंटली आपके ऊपर बहुत सारा प्रेशर आ जाता है, या फिर आप इस चीज से ग्रो कर जाते हैं। आपके साथ क्या सिचुएशन हुई और उस चीज से आपने क्या सीखा है इस लॉकडाउन से? कुणाल, मैं बताना चाहता हूँ कि मेरी अब तक की जितनी भी जर्नी रही है, अब तक मैंने सच बताऊं तो जो मैंने अभी आपको 3 पॉइंट्स बताए, उसमें से अब तक सिर्फ मैंने 2 ही चीजें कर पाया था कि ठोकर खा रहा था इतने दिनों से, प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा था, क्योंकि यही मेरा वहम था कि मैं गा तो रहा ही हूँ, लोग सुन तो रहे ही है, क्या दिक्कत है, क्या करनी प्रैक्टिस, मेरे को तो आता है गाना, क्या दिक्कत है, जब करेंगे तो 1-2 दिन पहले प्रैक्टिस कर लिया करेंगे। क्योंकि बहुत खराब चीज थी, जो मुझे अब समझ आती है कि मैं कितना बेवकूफ था। अगर मैं उस टाइम से ये काम करने लग जाता ना, जो मुझे इस लॉकडाउन में मिला है टाइम, अगर मैंने उस टाइम वहां पर लगाया होता ना, शायद मैं आज और भी अच्छा गा रहा होता। तो जैसे कि लॉकडाउन पड़ा है, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि आपदा दो अवसर में बदलिए, तो मैंने उसी पर काम किया है कि जो ये आपदा आई है ना, सही बता रहा हूँ कुणाल, इतना फायदा हुआ है। जो समझदार लोग हैं वो इसमें फायदा ही उठाएंगे, और जो समझदार नहीं है, जिनको लगता है ये एक, देखिए, आर्थिक स्थिति या फिर उन चीजों के लिए मैं ये बात नहीं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ उनके लिए कह रहा हूँ जिनके पास सब कुछ था। जैसे मेरे पास सब कुछ है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को आर्थिक तंगी नहीं है, मेरे को कोई भी तंगी नहीं है, मेरे पास मेरा गिटार है, मेरे पास रियाज करने का टाइम है, मेरा गला है, और मुझे क्या चाहिए। 24 घंटे में से 6 घंटे मैं सोता हूँ, बाकी टाइम पूरा टाइम म्यूजिक सुनता हूँ, प्रैक्टिस करता हूँ। फिलहाल मैं रियाज नहीं करता था पहले, मैं बताना चाहता हूँ लोगों को कि मैं रियाज कभी नहीं करता था, मैं बस वही गाता था जो मेरे को आता है। लेकिन इन 3-4-5 महीनों में मैंने रियाज करना स्टार्ट किया और मैं अब रिजल्ट देख पा रहा हूँ, जो मैं अब, और सबसे पहली बात तो मैं गिटार भी बजाना सीख गया हूँ, क्योंकि जब मेरे गिटारिस्ट थे उन लोगों के सामने मेरी हिम्मत सी नहीं होती थी बजाने की, और फिर टाइम भी नहीं मिलता था। क्योंकि फिर मैं सोचा कि जब ये लोग हैं तो फिर क्या दिक्कत है, जब आगे जब हम लोग घर पर रहेंगे, जब टाइम मिलेगा तो मैं भी स्टार्ट कर दूंगा लोगों से सीखना। लेकिन अब जो ये टाइम आया, इससे मुझे सबसे पहली बात तो थोड़ा एक इंस्ट्रूमेंट भी, इसकी वजह से मैं गिटार बजाना सीखा। देखिए, गिटार बजाना इतना आसान नहीं होता है, जो लोग बजा रहे हैं उनके लिए तो सॉरी, आसान है आप लोगों के लिए, लेकिन जो नहीं बजा पाते हैं उनसे पूछिए जिनके हाथ नहीं चलते हैं। तो इस लॉकडाउन में मेरे को गिटार बजाना भी आ गया और मैं रियाज करना भी सीख गया। तो ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा, मतलब मैं इस लॉकडाउन में से बिल्कुल भी नाखुश नहीं हूँ, क्योंकि मैं इस पूरे लॉकडाउन में कुछ ना कुछ सीखता रहा हूँ। तो मेरे लिए तो लॉकडाउन बहुत अच्छा है। और अभी भी कुछ लोग जो फंसे हुए हैं घर में, अभी भी इतना खराब वक्त नहीं है। अगर आप परेशान नहीं है, पैसा वैसे कि आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने घर पे आराम से हैं, आपके पेरेंट्स बहुत अच्छे से आपको रख रहे हैं, तो और आपके पास सिर्फ टाइम है, तो टाइम दीजिए अपने आर्ट को। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, प्रैक्टिस करना स्टार्ट कीजिए, ये लॉकडाउन फिर कभी नहीं मिलेगा आपको। बिल्कुल भैया, बिल्कुल ब्यूटीफुली सेट कि यार अगर आपके पास चीजें हैं, रादर देन फोकसिंग ऑन कि आपके पास क्या नहीं है, आप उस चीज पे फोकस करो कि आपके पास अभी क्या है और उससे अपने आप को बेटर बनाना स्टार्ट करो। सो द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द पॉडकास्ट भैया, लोगों के लिए नहीं है, थोड़ा सा एक सेल्फिश क्वेश्चन है। वन एडवाइस फ्रॉम बड़े भाई टू छोटे भाई कि यार कुणाल, तेरे को मैंने देखा है, तू ये चीज कर, आई वांट कि यार तू अगर ये चीज करेगा तो तू आगे बढ़ सकता है। व्हाट विल बी दैट एडवाइस या गुरु मंत्र या कुछ भी कह लो आप, वो क्या होगी? देखो यार, मैं तेरे से इतना बड़ा तो नहीं हूँ, और मैं फिर बोलना चाहता हूँ, कुणाल मेरी बहुत तारीफ कर रहा है, उसके लिए मैं उसका दिल से बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। कुणाल, मैं ये कहना चाहता हूँ कि टू बी ऑनेस्ट, आई एम सॉरी, मैं, हाँ, बट जो चीज जेन्युइन होती है, अगर आप उस चीज को उसका ड्यू क्रेडिट नहीं देते तो आप कहीं ना कहीं उसके साथ ज्यादती कर रहे हो। एंड मैंने हमारे डीटीसी के बाकी सारे
साथियों ने, बहुतों ने देखा है कि आपने कितनी मेहनत करी है, आपने कितने एफर्ट्स लगाए हैं, उस चीज की तारीफ है और कुछ नहीं है। थैंक यू सो मच। वही लव सपोर्ट के लिए मैं सबको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। कॉलेज में जो भी लोग मेरे को प्यार करते हैं, जो भी मेरे गानों को सुनते थे, मेरे को तारीफ करते थे आकर, आप लोगों का बहुत शुक्रिया था। और कुणाल का तो ज्यादा, क्योंकि उसने मेरे को आज एक अपना एक छोटा सा प्लेटफॉर्म दिया जहाँ पर मैं आप लोगों से बातें कर सकूं और थोड़ी बहुत जो मेरे पास जो भी नॉलेज है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। तो कुणाल, मैं तेरे से यही कहना चाहता हूँ कि जितना मैंने सीखा है और जितना मैंने तुझे देखा है, तू आर्टिस्ट है, क्योंकि तेरे अंदर चीजें हैं। अभी भी मैं तेरे को कितनी बार बोला है कि तेरे को तू करता रहे, तू ना कंटिन्यू रखियो चीजों को। जैसे तूने पॉडकास्ट स्टार्ट किया है, सॉरी टू से बाय चांस पॉडकास्ट नहीं चला, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तू बैठ जाएगा यार पॉडकास्ट नहीं चला। इससे पहले तूने अपना डांसिंग वीडियोस का स्टार्ट किया था, हो सकता है उसमें इतना अच्छा ना रहा हो, लेकिन तू कर तो रहा है ना, तूने कंटिन्यूटी तो बना रखी है ना। एक बात याद रखना, जो 10 में से एक बार अच्छा करके जाता है उसको कोई याद नहीं रखता। जो 10 में से एक बार फर्स्ट आता है ना, उसको इतना याद नहीं रखता। लेकिन जो बंदा 10 में से 8 बार अच्छा परफॉर्म करता है ना, लोग उसको याद रखते हैं। तो तेरे को कंटिन्यूटी बनानी है। ये नहीं होना चाहिए कि मैं ही विनर हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मेरे सब कुछ हो जाए। तो जब तक कंटिन्यूटी नहीं बनाएगा कुणाल, तो कुछ नहीं कर पाएगा। तू चीजें करता रहे। अगर तेरी चीजें फेल हो रही है तो चीजें स्टार्ट कर। तेरे पास आर्ट है, तू कुछ ना कुछ करेगा। मेरे को तेरे पर बहुत भरोसा है। तो मैं बस तेरे को एक ही एडवाइस देना चाहता हूँ। मैं तेरे को ये नहीं बोलूंगा कि तू अपने पॉडकास्ट में ये ऐड कर, तू पॉडकास्ट में चला, तू वो कर। वो तेरे पास बेटर दिमाग है, तेरे पास बेटर प्लान है, मेरे पास नहीं है इतना। मेरे को तो बस जो आता है वो मैं कर रहा हूँ। तेरे को पता है तेरे को क्या करना है, बस तू उसको ना कंटिन्यू रख। तेरे को मैं तो रोज जज करने नहीं आऊंगा, लोग जज करेंगे, ठीक है, सब लोग तेरे बारे में बातें करेंगे, लेकिन डजंट मैटर कुणाल, तेरे को बस कॉन्टिन्यूटी रखनी है। क्योंकि मुझे और तुझे पता है कि हम लोगों ने बहुत सारी बातें की हैं ऐसी, जो कि तेरे लिए, तू भी एक टाइम पर थोड़ा डिप्रेस्ड हो गया था, तो हम लोगों ने बातें की थी। और मैं तेरे को थोड़ा बहुत जो भी मेरे से बना, मैं तेरे को मोटिवेट करने की कोशिश की कि यार देख, तू बहुत सही बंदा है, तेरे पास आर्ट है, तेरे पास एक नहीं, तेरे पास बहुत चीजें हैं, ठीक है। बस तू कॉन्टिन्यूटी बना के रखियो। और जिस दिन तूने कॉन्टिन्यूटी तोड़ देना, फिर तुझे कोई याद नहीं रखेगा और ना ही तू सक्सेसफुल हो पाएगा। डेफिनेटली, थैंक यू भैया इस एडवाइस के लिए। एंड टू व्यूअर्स, एक लाइफ हैक मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। यूजुअली मैं ऐसे शेयर नहीं करता हूँ पॉडकास्ट के बीच में, सॉरी भैया, ऐसे बीच में बताना पड़ रहा है, बट नो प्रॉब्लम। आई वुड सजेस्ट कि फाइंड अ पर्सन, be it your family member, be it your brother, sister, be it a senior like Ritik bhai, Vivek bhai, anyone. अगर आपको कुछ भी फील होता है, you are going through any tough time, go to them, talk to them about it. It definitely helps. मुझे भी इस चीज में हेल्प हुई है, ऋतिक भैया भी इस चीज से अग्री करेंगे कि ये चीजें आपको हेल्प करती हैं, एंड दिस इज द ओनली थिंग जो आपको आगे बढ़ने में हेल्प करती है। So with this, we'll end the podcast. Thank you so much, Ritik bhai. आप आए, आपने टाइम थैंक यू सो निकाला। मच।